हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें आते हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इससे पहले हम भारत की संविधान की प्रस्तावना कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान का, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब देखिए, जब आर्टिकल स्टार्ट होते हैं भारतीय संविधान के, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारे देश का नाम। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जो इंडिया है या भारत है वो यूनियन होगा स्टेट्स का। अनुच्छेद 1 से हमें पता चलता है कि हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है, इंडिया अथवा भारत, ना कि हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं, लेकिन जो संविधान में दिया गया है वो है हमारे देश का नाम इंडिया या भारत। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यहाँ पे भारत को अर्थात इंडिया को राज्यों का एक संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ। याद रखना है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता है उन्होंने फेडरल शब्द यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि जब फेडरल शब्द यूज होता है तो राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार प्राप्त होता, लेकिन जब यूनियन शब्द यूज हुआ है तो इसका अभिप्राय है कि राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सेकंड पॉइंट है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule। अब जिन यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यहाँ पे भारत क्या है? राज्यों का संघ। अब किन राज्यों का संघ है? जो कि स्पेसिफाई की गई हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि फर्स्ट जो शेड्यूल है हमारा, पहली अनुसूची है, उसमें जो भी स्टेट्स और टेरिटरीज मेंशन की गई हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर, उन्हीं से मिलके हमारा भारत बना है। किन से मिलके बना है? किन स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिलके भारत बना है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में मेंशन की गई हैं। याद रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और उनमें से जो फर्स्ट अनुसूची है, पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें बताया गया है हमारे भारत के स्टेट्स और टेरिटरीज के नाम वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अब पहले अनुच्छेद का ही तीसरा पॉइंट है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या है? उसमें आता है नंबर 1, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के राज्य क्षेत्र। मतलब मान लो यहाँ पे गुजरात का राज्य क्षेत्र है, पंजाब का राज्य क्षेत्र, महाराष्ट्र का राज्य क्षेत्र, हिमाचल का राज्य क्षेत्र, जैसे जैसे मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो राज्य क्षेत्र हैं उनसे मिलके भी हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है। और किससे मिलके बनता है? और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। मतलब जो कि संघ राज्य क्षेत्र हो गए, हमारे राज्य हो गए, या ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि अभी अर्जित किए जाने हैं, मतलब एज मे बी एक्वायर्ड या अर्जित किए गए हैं, उनसे मिलके ही हमारा भारत बना है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 2 पर, आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। तो अगर आपको भाषा थोड़ी सी टफ लगती है तो डोंट वरी, मैं अभी आपको इसको इजी वे में भी बताऊंगी। तो देखिए क्या बोलता है अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 बोलता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। इसका अभिप्राय यह है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून के द्वारा एडमिट इनटू द यूनियन, वो यूनियन में, मतलब हमारे जो हमारा भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें क्या कर सकता है? या तो एस्टेब्लिश कर सकता है या तो नई स्टेट्स को ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। मतलब जो भी पार्लियामेंट है हमारे देश का वो नई स्टेट्स को उसमें हमारे यूनियन में एंटर कर सकता है, मतलब नई स्टेट्स बना सकता है। याद रखनी है कि आर्टिकल 2 में भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें कोई नया क्षेत्र ऐड होता है। इसके विपरीत जो अभी अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 3 में क्या होता है कि जो हमारे देश का वर्तमान
क्षेत्र है हमारे भारत का, उसी में कुछ बदलाव किए जाते हैं। मतलब जो राज्य हैं उन्हीं की सीमाओं में कुछ अल्टरेशन की जाती है, जैसे कि या तो दो या दो से अधिक राज्यों को मिला दिया जाएगा, या किसी वर्तमान राज्य से उसका कोई भाग अलग कर दिया जाएगा, इस तरह से। लेकिन जो अनुच्छेद 2 है उसमें कंप्लीट रूप से, मतलब पूरी तरह से कोई नया राज्य ही, नई टेरिटरी ही हमारे देश में सम्मिलित होती है। ये तो है हमारे पास आर्टिकल 2, लेकिन पहले आर्टिकल 2A भी हुआ करता था, लेकिन इसको रिपील्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। कब हटाया था? 1975 में। और आर्टिकल 2A क्या बोलता था? ये बोलता था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, कि जो सिक्किम है वो भी एक सहकारी स्टेट, मतलब एक एसोसिएटेड स्टेट बनेगा यूनियन का। मतलब एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं था, एक पूर्ण राज्य सिक्किम नहीं था, सिर्फ एक एसोसिएटेड स्टेट था हमारे यूनियन का। अब ऐसा क्यों था वो भी जान लेते हैं। वर्ष 1947 तक जब ब्रिटिश के अंडर सिक्किम था, तब भी वहाँ पे एक क्या था? शाही वंश राज करता था, और उस वंश का नाम था चोग्याल वंश। याद रखना है, सिक्किम में कौन सा राजशाही वंश था? चोग्याल वंश। और जब 1947 में सिक्किम आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश ने भारतीय सरकार को सिक्किम को हस्तांतरित कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने केवल कुछ ही मामलों में सिक्किम पर अधिकार जताया, जैसे कि रक्षा, विदेश मंत्रालय और संचार। लेकिन बाकी जो उत्तरदायित्व था वो चोग्याल वंश ही संभाल रहा था। लेकिन 1974 में जब 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 35th अमेंडमेंट हुआ, तो उसके द्वारा सिक्किम की जनता ने जो चोग्याल शासन था उसको समाप्त करने के लिए अपना निर्णय दिया। और इसके उपरांत क्या हुआ? इसके एक साल बाद, मतलब 1975 में जब 36th अमेंडमेंट हुआ, तब सिक्किम को पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? उसको आर्टिकल 2A को हटा दिया, मतलब सिक्किम को एक एसोसिएट जो स्टेट थी वहां से, उस कैटेगरी से निकाल दिया, और क्या बना दिया? एक पूर्ण राज्य। अब देखते हैं आर्टिकल 3। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, आर्टिकल 2 में जहां पर नए राज्य का, किसी बाहरी नए राज्य का प्रवेश होता है, वहीं आर्टिकल 3 में क्या होता है कि नए राज्यों का निर्माण तो होता ही है, लेकिन जो कि अपने देश में वर्तमान में राज्याधिकार क्षेत्र में राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब संघ क्षेत्र हैं, उन्हीं की सीमाओं में कुछ परिवर्तन करके नया राज्य बनाया जाता है, या वर्तमान राज्य के नामों में परिवर्तन किया जाता है। तो आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है? नए राज्यों का या तो निर्माण होगा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा। और यह सब कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, बाय लॉ, कानून के द्वारा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट कानून के द्वारा क्या कर सकती है? क्या बोला गया आर्टिकल 3 में? फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नई स्टेट बना सकती है, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी जो स्टेट है उससे किसी टेरिटरी को सेपरेट करके, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला के, और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, या अलग अलग राज्यों के कुछ पार्ट्स को मिला के, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या कोई भी टेरिटरी मिला दी किसी स्टेट में तो उससे भी एक नया राज्य बन जाएगा। तो बी पॉइंट आता है आर्टिकल 3 का, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी स्टेट का ये एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा। और नंबर सी में बोला गया है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, और डी में है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी स्टेट की बाउंड्री में परिवर्तन कर दिया जाएगा। और ई पॉइंट है आर्टिकल 3 का, अल्टरेशन द नेम ऑफ एनी स्टेट, जैसे कि अल्टर कर देना, मतलब नाम चेंज कर देना किसी भी स्टेट का, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम अब क्या है? उत्तर प्रदेश, और उत्तरांचल का नाम अब क्या है? उत्तराखंड। Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president। याद रखना है कि जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करता तब तक पार्लियामेंट में कोई भी बिल, इस तरह का बिल नहीं जाएगा। किस तरह का बिल? कि हम किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, या किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, या कोई नया स्टेट बना रहे हैं, इस तरह का कोई भी बिल पार्लियामेंट में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि पहले से प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करे।
and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any states, the bill has been referred by the president to a legislature of that state for expressing its views. अब एक बात तो हमने देख ली कि पार्लियामेंट में जब कोई भी बिल जाता है स्टेट के अल्ट्रेशन करने से रिलेटेड, तो वो जाएगा, उसमें सबसे पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए, रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो जिस स्टेट पे इस बिल का अफेक्ट पड़ रहा है उस स्टेट को पहले क्या करेगा, प्रेसिडेंट रेफर करेगा लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, मतलब उस स्टेट के जो विधानमंडल है उसकी राय भी जानेगा। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेचर को भेजेगा जहां पर बिल के आने से प्रभाव पड़ रहा है, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, कि वो भी स्टेट अपने व्यूज रख सके। देयर ऑन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस और विद इन सच फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज एक्सपायर्ड। याद रखनी है, इसमें इतनी सी बात है जान लेने की कि जो सुप्रीम पावर है वो दी गई है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में भी क्यों जाएगा बिल, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। हालांकि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को भी भेजता है बिल को इसके व्यूज जानने के लिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो चलता है सिर्फ पार्लियामेंट का ही, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर को तो सिर्फ इतना बोला जाता है कि अपने व्यूज को एक्सप्रेस करे, ना कि उसका अपना डिसीजन दे। फिर आते हैं हम संविधान के अनुच्छेद 4 पर, आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। अनुच्छेद 4 बोलता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब ये जो भाषा है बहुत ही क्लिष्ट जैसी है, बहुत ही टफ है, क्योंकि यह भाषा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी है। तो अभी इजी वे में मैं इसको आपको अभी बताती हूँ। पहले हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। तो जो पॉइंट 1 है इसका आर्टिकल 4 का, वो है एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस। आर्टिकल 4 में ध्यान देने योग्य सिर्फ इतनी सी बात है कि आर्टिकल 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जब कोई कानून बनता है कि किसी राज्य, कोई नया राज्य प्रवेश करता है तो उससे क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। कहाँ पर अमेंडमेंट होगा, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। और वो क्यों होगा, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, कि इसको मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए कानून को, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें तो राज्य मेंशन किए गए हैं और यूनियन टेरिटरीज, मतलब हमारे भारत का राज्य अधिकार क्षेत्र मेंशन किया गया है, और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी अलॉटमेंट के बारे में है। तो ये जो दोनों शेड्यूल हैं इनमें भी बदलाव आएगा, इनमें भी अमेंडमेंट होगा जब आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो विधियां बनाई गई है उनके अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है नो सच लॉ एज एफोर्सेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पसेज ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 4 यह भी बताता है कि इस तरह से जो भी लॉ बनते हैं 2 और आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, उसमें क्या होगा, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट एक्ट है 368, हमारे याद रखिए 368 आर्टिकल में क्या बोला गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन के बारे में बोला गया है। तो जो 2 और 3 के अंदर जब कोई नया राज्य बनता है तो उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यह आर्टिकल 368 के अंदर बना, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। जब संवैधानिक संशोधन होता है तो उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब आर्टिकल 368 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादातर केसेस में एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन जब कोई नया राज्य बनता है या किसी नए राज्य क्षेत्र का भारत में प्रवेश होता है तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है। मतलब मान लो किसी कोरम में कुल 60 सदस्य बैठे हैं तो उसमें से सिर्फ 31 सदस्यों ने वोट दिया तो एक सिंपल मेजॉरिटी हो गई, मतलब एक सदस्य ही ज़्यादा है फेवर में, तो उससे क्या होगा, वो भी एक सिंपल मेजॉरिटी हो गई, तो उससे भी बिल को पास माना जाएगा और नए राज्य का प्रवेश हमारे भारत में हो जाएगा। अब हम मेन डिफरेंस देख सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 में, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
आर्टिकल 2 डील्स विद द एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या होता है, नई टेरिटरी कोई ऐड होती है हमारे इंडिया में और कोई नई स्टेट उससे बनती है, जैसे कि सिक्किम में नई टेरिटरी ऐड हुई थी, क्योंकि इससे पहले तो चोग्याल वंश वहां पे शासन करता था, एक नई टेरिटरी ऐड हुई थी। और आर्टिकल 2 रेफर्स टू टू कंडीशंस, आइदर एडमिटिंग अ स्टेट और प्रोविंस विच वाज ऑलरेडी देयर। जैसे कि आर्टिकल 2 कैसे कैसे काम करता है, या तो वहां पे कोई ऐसी प्रोविंस ऐड होगी जो कि वहां पे ऑलरेडी है, जैसे कि प्रिंसली स्टेट लाइक मणिपुर। अब प्रिंसली स्टेट थी मणिपुर, तो ये ऐड हुई थी जो कि ऑलरेडी थी हमारे पास, लेकिन इसको जब इंडिया की स्टेट बनाया गया तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इसको लाया गया हमारे भारत की यूनियन में। और सेकंड मेथड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच वर प्रीवियसली नॉट अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइक दमन एंड दीव। जैसे कि दमन और दीव जो कि पहले इंडिया की टेरिटरी में नहीं थी, लेकिन इनको बाद में इंडिया की टेरिटरी में लाया गया, तो इनको भी क्या लाया गया, आर्टिकल 2 के अंदर ही। और आर्टिकल 3 क्या था, आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो इंटरनल रीअरेंजमेंट की गई है, जैसे कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अल्टरिंग द बाउंड्रीज, चेंजिंग द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हो गए। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और जो छत्तीसगढ़ है उसको वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से, एमपी से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। तो वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे आर्टिकल 3 के अंडर, क्योंकि जो मौजूद राज्य थे उन्हीं की बाउंड्रीज चेंज की थी और नए राज्य बनाए गए थे, तो वो आता है आर्टिकल 3 के अंदर। तो वर्ष 2000 में कौन कौन से 3 नए राज्य बने थे, वो हैं उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य कब बने थे, ये बने थे सन 2000 में। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बन गया था बिहार से, और जो कि छत्तीसगढ़ मैंने अभी आपको बताया वो किससे बना था, एमपी से, मध्य प्रदेश से। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिक्किम वाज मेड पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो सिक्किम को इंडियन यूनियन का पार्ट किस आर्टिकल में बनाया गया था, तो बनाया गया था आर्टिकल 2A में, लेकिन इसको बाद में रिपील्ड कर दिया गया था। आर्टिकल 2A को कब रिपील किया गया था, 36th अमेंडमेंट में 1975 में इसको रिपील कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना वाज मेड पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो ये किस आर्टिकल के अंडर बना था, ये बना था आर्टिकल 3 के अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि तेलंगाना जो बना था आंध्र प्रदेश से बना था, तो इसलिए क्या हुआ था, ये जब हमने अपने ही स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज की तो आता है आर्टिकल 3 में, जब कोई नया राज्य प्रवेश कराए वो आता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 ओरिजिनल प्रोविजन वाज अमेंडेड, आर्टिकल 3 को कब अमेंड किया गया था, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 24 दिसंबर 1955 को, तब आर्टिकल 3 को अमेंड किया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 3 को अमेंड कब किया गया था, कब संशोधित किया गया था। और देखिए यहाँ पे भी 1955, 1955 यहाँ भी 5-5 है, तो 5th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1955 में। यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, 5-5। यहाँ पर वही बात रिपीट हो रही है कि हमारे जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है हमारे भारत को, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, जो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है फॉर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट इज नॉट मैंडेटरी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कंसर्न स्टेट है, किसी स्टेट की बाउंड्री वगैरह में चेंज करने के लिए तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं होती स्टेट की, क्योंकि जो बिल होता है वो डायरेक्ट रेफर होता है प्रेसिडेंट द्वारा, किसको, पार्लियामेंट को, और स्टेट लेजिस्लेचर को तो सिर्फ इसका व्यू पूछा जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन होता है प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा का। 6th पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशनल 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976 substituted a new article 297 so as to vest in Union of India all lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial water or continental shelf or exclusive economic zone of India। याद रखना है, जो 40th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था,
आर्टिकल 40 संशोधन 40वां संशोधन हुआ था, वो हुआ था 1976 में। तो इस संशोधन में क्या बोला गया था? इस संशोधन में आर्टिकल 297 ऐड किया गया था हमारे भारत के संविधान में, जो कि रिलेटेड है ओशन के नीचे पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं, लैंड्स है, मिनरल्स है और थिंग्स हैं वैल्यू की, उनसे रिलेटेड है। तो कब आया था इससे रिलेटेड? ओशन के नीचे वाला जो आधिपत्य है हमारे भारत का, उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 297, और वो आया था 14th अमेंडमेंट में 1976 में। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज है उसमें बताया गया है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, आप डायग्राम पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे लैंड है, मान लो ये हमारी इंडिया का लैंड है, जैसे कि कोस्टल एरिया है, मान लो आंध्र प्रदेश का हो गया या गुजरात साइड का हो गया, तो ये हमारा लैंड है। तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल्स, याद रखना है इसको किस में मापा जाता है? नॉटिकल माइल्स में। और जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होगा लैंड से लेके, तो उसको बोला जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स। और जो 200 नॉटिकल्स का एरिया होगा उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है उसमें क्या होता है कि जो देश होता है, मान लो ये सीमावर्ती देश है, तो 200 नॉटिकल्स तक वो ओशन में अपने रिसोर्सेज को मिनरल्स वगैरह के लिए यूज कर सकता है। वो ऐसा नहीं कह सकता कोई देश कि यहाँ पे मेरा पूरी तरह से सोवरेन राइट है, मेरा पूरी तरह से अधिकार है। और लेकिन जो सीमा से लेके 12 नॉटिकल तक का एरिया होता है, उस एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर उसी देश का आधिपत्य होता है जो वहाँ का सीमावर्ती तटवर्ती देश है। लेकिन इस जो 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो मान लो यहाँ पे भी कोई देश है, यहाँ पे भी कोई देश है, तो उनका 200 नॉटिकल्स में यहाँ पे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कई देश इस बात को लेके। कई बोलते हैं यहाँ पे हमारा अधिकार है, कई बोलते हैं यहाँ पे हमारा अधिकार है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो दक्षिणी चीन सागर का, जैसे जापान और चीन और भी कई देश वहाँ पे जो तटवर्ती देश हैं, तो उनके 200 नॉटिकल माइल्स में ये पड़ता है, तो इसलिए वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो 12 नॉटिकल वाला एरिया है वो तो सिर्फ उसी देश का होगा, वहाँ पे उस देश का सॉवरेन राइट होगा जो देश वहाँ का समीपवर्ती देश है। और 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है लगभग 370 किलोमीटर फ्रॉम इट्स कोस्ट। तो ये पड़ गई हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कितनी होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रेंज? 200 नॉटिकल्स मतलब 370 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि लैंड से कितनी दूरी तक समुद्र में हमारा अपना सॉवरेन राइट है? तो है 12 नॉटिकल तक, उसको बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। और The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zone Act 1976 was enacted by the Indian government to notify the sovereign rights on these areas for dealing with other countries. ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि 1976 में 40वां संवैधानिक संशोधन आया था। मैंने अभी एक दो स्लाइड पीछे आपको पढ़ाया कि 14th अमेंडमेंट आया था 1976 में। वो किससे रिलेटेड था? द टेरिटोरियल वाटर से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेसेसरी फॉर द स्टेट क्रिएशन रीनेमिंग बिल, आर्टिकल 3 ये बोलता है। नो सच प्रोविजन इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब आर्टिकल 3 के अंदर मतलब अपने देश की ही किसी राज्य में कोई बदलाव लाना है तो पहले से हमें रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। लेकिन जब आर्टिकल 2 हमें बोलता है कि कोई नया राज्य हमारे नई राज्याधिकार के क्षेत्र में आ रहा है, हमारे इंडिया में कोई नया राज्य ऐड हो रहा है बाहर से, तो उसके लिए हमें पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब अपने ही देश में कोई बदलाव लाना है तो प्रेसिडेंट की उससे पहले रिकमेंडेशन चाहिए, तभी बिल पार्लियामेंट में जाएगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।